हेलो दोस्तों, कैसे हो? आपका स्वागत है त्रिपाण स्टडी सेंटर में। आज जो हम करने जा रहे हैं ज्योग्राफी के चैप्टर, यानी ज्योग्राफी जो भूगोल है, ये अत्यंत महत्वपूर्ण चैप्टर होने वाला है, क्योंकि इसमें हम भूगोल के विषय में बहुत ही विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे। चलिए देखते हैं हमारा आज टॉपिक क्या है। तापमान एवं उसका वितरण। देखिए, तापमान एवं उसका वितरण जानना हमारे लिए काफ़ी दिलचस्प रहेगा कि तापमान की जो बढ़ोतरी होती है और घटता है, या ठंडा होती है, गर्म होती है, इन किन किन कारकों पर जो है डिपेंड करता है, जो कि बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है। यहाँ इसके बारे में हम विस्तार पूर्वक यहाँ चर्चा करेंगे और एक पहलू को जो है यहाँ पर हम विस्तार पूर्वक जानने की कोशिश करेंगे कि तापमान और उसका वितरण किस प्रकार होता है और इसका क्या इफेक्ट पड़ता है। कहते हैं, अगर देखा जाए तो ऊष्मा वह ऊर्जा है जो किसी वस्तु को गर्म करती है, जबकि तापमान किसी वस्तु में ऊष्मा की तीव्रता को माप है। यानी तापमान जो है ऊष्मा की तीव्रता की माप है, लेकिन ऊष्मा वह ऊर्जा है जो किसी वस्तु को गर्म करती है। यद्यपि ऊष्मा और तापमान दो अलग अलग पहलू हैं, तो ये आपको शायद पहली बार पता होगा कि ऊष्मा और तापमान दो अलग अलग पहलू हैं। अगर इसी बात को हम आगे बढ़ाएं तो हमें पता लगेगा कि इन दोनों के बीच बहुत निकट का संबंध है। जब किसी वस्तु में ऊष्मा की वृद्धि या कमी होती है तो उस वस्तु का तापमान भी क्रमशः बढ़ या घट जाता है, क्योंकि ऊष्मा अगर घटेगी तो तापमान भी घटेगी या बढ़ेगी। जनरल सी बात है, कोई वस्तु अगर हॉट है तो तापमान उच्च है, अगर वो कोल्ड है तो तापमान नीचे है, यानी घट गई है। तो इसके जो है अतिरिक्त तापमान का अंतर ऊष्मा के प्रभाव की दिशा भी निर्धारित करती है, कि जो चीज़ होती है ऊष्मा ही निर्धारित करती है कि वो किस दिशा को जो है अपने आप को ले जाएगी। और इस बात की जानकारी तापमान के वितरण का अध्ययन करके ही हमें पता लग सकता है। तो चलिए तापमान के जो है देखते हैं कौन कौन से यहाँ पर रूप दिखाया गया है। तो हमारे समक्ष आता है तापमान का क्षैतिज एवं ऊर्ध्वाधर वितरण दोनों ही बदलते रहते हैं। अंततः तापमान के वितरण का अध्ययन नीचे दो रूपों में किया जाएगा, यानी तापमान का क्षैतिज वितरण और तापमान का ऊर्ध्वाधर वितरण, यानी दो ही टाइप से जो है हम इसको जानने की कोशिश करेंगे और समझेंगे कि तापमान का क्षैतिज हॉरिजॉन्टल और वर्टिकली में क्या डिफरेंस है और किस प्रकार जो है तापमान इस पर निर्भर करता है। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण रहेगा। चलिए हम जानते हैं विस्तार से कि तापमान का क्षैतिज वितरण क्या करके दिखाता है। यहाँ पर जो हमारे समक्ष आया है तापमान का क्षैतिज वितरण, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण है। कहते हैं तापमान के क्षैतिज वितरण किस प्रकार से है। देखिए, जो बच्चे भूगोल ले रखे हैं, ज्योग्राफी जिनमें है, ये काफ़ी महत्वपूर्ण टॉपिक रखता है उनके लिए। कहते हैं पृथ्वी की सतह पर जो है अक्षांश और देशांत रेखाओं के आर पार तापमान का वितरण को तापमान का क्षैतिज वितरण कहा जाता है। यानी आप समझ गए होंगे, पृथ्वी की सतह पर अक्षांश और देशांतर रेखाओं के आर पार तापमान के वितरण को हम क्या कहते हैं? तापमान का क्षैतिज वितरण कहलाता है। तो आप जानते ही होंगे कि अक्षांश और देशांत क्या होती है। और इस वितरण को मानचित्र में जो है समताप रेखाओं द्वारा दर्शाया जाता है, यानी समताप रेखाओं द्वारा हम जो है इसको दर्शाने की कोशिश करते हैं मानचित्र पर। कहते हैं समताप रेखा मानचित्र पर जो है खींची गई वह काल्पनिक रेखा है जो है मध्य समुद्र तल पर उतारे गए सामान्य तापमान वाले स्थानों से मिलती है। यानी इस बात को आप क्लियरिटी से समझ गए होंगे कि समताप रेखा जो है एक काल्पनिक रेखा है जो हम कल्पना करके खींच लेते हैं और उसी से जो है हम मध्य समुद्र तल पर उतरे गए सामान्य तापमान वाले स्थानों से मिलाने की कोशिश करते हैं। यदि आप तापमान के वितरण को दर्शाने वाले समताप रेखाओं को मानचित्र द्वारा अध्ययन करते हैं तो आपको ये बात साफ ज्ञात होगा कि पृथ्वी की सतह पर तापमान का वितरण सामान्य नहीं है। और ये सभी जानते हैं, जो भी भूगोल के स्टूडेंट हैं सब जानते हैं कि पृथ्वी की सतह पर तापमान का वितरण सामान्य नहीं है। और ये साधारण व्यक्ति भी जानता है कि कहीं टेम्परेचर अलग होता है तो कहीं टेम्परेचर अलग होता है, यानी पृथ्वी पर तापमान का जो है वितरण सामान्य नहीं होता है। तापमान के असामान्य वितरण के लिए उत्तरदायी कारक कौन कौन से हैं, तो ये जानना आपके लिए बहुत रोचक रहेगा कि तापमान के असामान्य वितरण के लिए उत्तरदायी कारक होता है अक्षांश, स्थल और जल की विषमता, उच्च तथा ऊंचाई, महासागरीय धाराएं, पवनें, वनस्पति आवरण, मिट्टी की प्राकृतिक और भूमि की ढाल एवं अभिमुखता। तो इसी पे जो है हम विस्तार पूर्वक चर्चा करने जा रहे हैं कि जो तापमान के असामान्य वितरण के उत्तरदायी कारक, यानी ये कारक जो 8 कारक हैं उस पर हम विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण रहेगा आप लोगों के लिए। सबसे पहले हमारे समक्ष आता है अक्षांश। देखिए, अक्षांश आपने सूर्य ताप के अंतर्गत पहले ही पढ़ लिया है कि विषुवत वृत्त से ध्रुवों की ओर जाने पर सूर्य की किरणें का जो है आयतन कोण छोटा होता चला जाता है।
यानी आयतन कोण जो होता है दोस्तों छोटा हो जाता है। जब हम पृष्ठ से ध्रुव की ओर जाने पर सूर्य किरणें का आयतन छोटा हो जाता है, और आयतन कोण जितना बड़ा होगा उतना ही उच्च तापमान भी होगा। यानी आयतन कोण जितना अधिक बड़ा होगा उतना ही उच्च तापमान होगा, और इसके विपरीत छोटे आयतन कोण के कारण तापमान नीचे होते हैं। और इस सिद्धांत के आधार पर जो उष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों में उच्च तापमान पाए जाते हैं, और ध्रुव पर वर्षा के अधिक भाग में तापमान हिमांक बिंदु से नीचे रहते हैं। तो ये शायद आपको पहले पता ना हो कि सिद्धांत के आधार पर अगर देखा जाए तो उष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों में जो है उच्च तापमान पाए जाते हैं। यानी उष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों में उच्च तापमान पाए जाते हैं, और ध्रुव पर वर्ष के अधिकतर भाग में जो तापमान होता है हिमांक बिंदु से नीचे, यानी जो है फ्रीजिंग पॉइंट से नीचे होता है। उसके पश्चात हमारे समक्ष आता है स्थल और जल की विषमता। देखिए, स्थल और जल की विषमताओं के कारण भी टेम्परेचर में जो है उतार चढ़ाव देखने को हमें मिलता है, जो कि एक कारक है। स्थल और जल की विषमता के तापमान के वितरण पर बहुत अधिक गहरा प्रभाव पड़ता है। दिन सूर्य के प्रकाश में स्थल भाग जल भाग की अपेक्षा सीधे और अधिक गर्म हो जाता है, और यह रात में भी शीघ्र और अधिक ठंडा हो जाता है। और इसका जो है आप एग्जाम्पल देख सकते हो, जो है डिजर्ट एरिया का अंतर्गत, यानी राजस्थान में ऐसे ही देखने को मिलता है हमें उतार चढ़ाव। और दिन के समय विशुद्ध ऊंचे तापमान स्थल भाग पर पाए जाते हैं, और रात के समय जल भाग पर। इसी प्रकार तापमान के वितरण को ऋतुओं के अनुसार भी विभिन्नता मिलती है। यानी जैसा ऋतु होता है उसी प्रकार जो है उसके तापमान में विभिन्नता हमें देखने को मिलता है। ग्रीष्म ऋतु में महासागरों की अपेक्षा जो है महाद्वीपों में उच्च तापमान मिलते हैं, और शीत ऋतु में महाद्वीपों की अपेक्षा महासागरों पर उच्च तापमान पाए जाते हैं। तो आप समझ सकते हो कि ये विभिन्नताएं जो है ऋतुओं के अंतर्गत ये पाया जाता है। स्थल और जल के बीच तापमान के बहुत बड़ी विषमता होने के बावजूद भी अलग अलग प्रकार के भूभागों के भी गर्म होने की दर अलग अलग ही होता है। हिम से ढका ध्रुवीय भाग बहुत धीरे धीरे गर्म होता है, क्योंकि वह सौर ऊर्जा का अधिकतर भाग जो है परिवर्तित कर देती है, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण बात आती है। वनस्पति से ढका भूभाग ज़्यादा गर्म नहीं हो पाता, क्योंकि जितना वनस्पति रहेगा उतना ही टेम्परेचर कम रहने की जो है चांसेस रहता है, क्योंकि सूर्य ताप के अधिक मात्रा पौधे में से जल को जो है वाष्पित करने में खर्च हो जाता है, इसलिए टेम्परेचर जो है कम जाता है, जो कि काफ़ी महत्वता को यहाँ दर्शा रहा है। उसके पश्चात हमारे समक्ष है उच्चवाच एवं ऊंचाई। देखिए, ऊंचाई भी जो है तापमान को घटाने और बढ़ाने में महत्वपूर्ण योगदान देता है। कहते हैं पर्वत पठार और मैदान जैसे उच्चवाच लक्षण तापमान के वितरण को नियंत्रित करते हैं, और पवनों के प्रभाव में जो है पर्वत जो है अवरोध का कार्य भी करता है। हिमालय जो है पर्वतमाला शीत ऋतु में मध्य एशिया से आने वाली ठंडी पवनों को जो है रोककर भारत के तापमान को नीचे गिराने से रोक देती है। तो ये बहुत काफ़ी महत्वपूर्ण बात है यहाँ पर कि हिमालय पर्वतमाला शीत ऋतु में मध्य एशिया से आने वाली ठंडी पवनों को जो है रोक लेती है, और भारत तापमान को नीचे गिरने से रोकती ही है। ठीक है, तभी जो है भारत का तापमान इतना नीचे नहीं गिर पाती है, क्योंकि हमारे लिए हिमालय जो है एक जो है बैरियर का काम कर रहा है, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण है ये बात। और इसी कारण शीत ऋतु में जो है देखा जाए कोलकाता उतना ठंडा नहीं होता है जितना जो है कैंटन में चीन, यद्यपि दोनों जगह एक ही अक्षांश वृत्त पर स्थित है। देखिए, कलकत्ता हो जो कि भारत में स्थित हो, या बायोगोजो है जो कि कैंटन चीन में स्थित है, दोनों के जो है परिस्थिति एक सामान्य है, लेकिन कलकत्ता में जो है इतना अधिक ठंड नहीं हो पाती है। कारण क्या है? हिमालय जो है एक बैरियर के काम करता है कि वहाँ से आने वाले हवाओं को जो है रोक के उसको जो है भारत में प्रवेश करने से रोक देती है। हम समझो समुद्र तट के जैसे जैसे ऊपर जाते हैं तापमान में धीरे धीरे गिरावट का अनुभव जरूर करते हैं, क्योंकि समुद्र तट से जैसे जैसे ऊपर जाते हैं हम तापमान में आपको देखने को मिलेगा कि तापमान में काफ़ी गिरावट अनुभव होगा। कहते हैं तापमान औसत प्रति जो है 165 मीटर की ऊंचाई पर 1 सेल्सियस की दर से गिरता है, और इसे सामान्य हर्ष दर कहते हैं। यानी जो ये गिरावट होती है 165 मीटर की ऊंचाई पर 1 सेल्सियस की जो गिरावट दर्ज की जाती है, इसे सामान्य हर्ष दर कहते हैं। कम ऊंचाई की वायु तप्त जो है धरातल के निकट होने की धनी होने के कारण अधिक ऊंचाई की वायु से ज़्यादा गर्म हो जाती है, और यही कारण है कि शीत ऋतु में मैदानों की अपेक्षा पर्वत भाग जो है ठंडे होते चले जाते हैं। यानी देखा जाए तो शीत ऋतु में मैदानों की अपेक्षा पर्वत जो होते हैं काफ़ी ठंडे होते हैं। यहाँ ये भी बात याद रखने वाली है कि किसी स्थान पर ऊंचाई के साथ तापमान कम होने की दर दिन के विभिन्न समय, ऋतु और स्थान की स्थिति के अनुसार बदलती रहती है, जो काफ़ी महत्वपूर्ण है। इस समय, ऋतु और स्थान की स्थिति के अनुसार जो है तापमान बदलती रहती है, और ये डिपेंड करता है ऊंचाई और जो है मैदानी क्षेत्र पे भी ये डिपेंड करती है।
जैसा कि आप इस मैप में देख सकते हो कि ऊंचाई का तापमान पर क्या प्रभाव पड़ता है, और ये मैप साफ दिखाता है। आप देख सकते हो कि भारत का जो है यहाँ मानचित्र दिखाया गया है, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण है। ऐसे तो विश्व का ये मानचित्र है, बट इसमें भारत जो है मेन फोकस की गई है सेंटर पॉइंट पे, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण है। अगर दूसरे ग्राफ में आप देखोगे तो यहाँ पर तापमान के जो है बढ़ते क्रम और घटते क्रम के जो है काफ़ी विस्तृत जानकारी दी गई है कि जैसे ये ऊंचाई क्षेत्र में जाते हैं जो है ऊंचाई में वृद्धि हो जाती है, और जो है अगर देखिएगा समुद्र के नीचे जाइएगा तो कम हो जाता है, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण बात यहाँ पर दर्शा रहा है ऊंचाई के तापमान को प्रभाव को इस डायग्राम में। यदि बात करें क्वेटो और ग्लेशियस विश्व वृत्त पर एक दूसरे के निकट स्थित जो है इक्वाडोर यानी दक्षिण अमेरिका के दो नगर है, यानी क्वेटो और जो है अल्बुकर्क जो है विश्व वृत्त पर टिके हुए अमेरिका के दो नगर हैं, और इन दोनों नगरों की समुद्र तल की ऊंचाई क्रमश 2800 मीटर तथा 1200 मीटर है। ऊंचाई में विभिन्नता के कारण जो है क्वेटो का औसत जो है वार्षिक तापमान 13.3 डिग्री सेल्सियस जो होती है, जबकि जो है ग्वायाक्विक का जो औसत वार्षिक तापमान जो होता है 25.5 डिग्री सेल्सियस तक होती है। तो आप देख सकते हो कि अमेरिका के शहर में जो है दोनों शहरों में कितनी अधिक विभिन्नता देखने को मिल रहा है, और कारण क्या है? ऊंचाई। ठीक है, ऊंचाई विभिन्नता के कारण जो है दोनों में औसत काफ़ी तापमान में जो है अंतर देखने को यहाँ पर मिल रहा है। उसके पश्चात हमारे समक्ष महासागर धाराएं। देखिए, महासागर भी एक कारक हो सकता है तापमान को जो है उतार चढ़ाव के लिए उत्तरदायी। कहते हैं महासागर धाराओं में गर्म और ठंडी दो प्रकार की होती है, और गर्म धाराएं जिन तटों के साथ बहती है उन्हें जो है विकृत गर्म कर देती है, और ठंडी धाराएं निकटवर्ती तटों को ठंडा बना देती है। उत्तरी अंटार्कटिका ड्रिफ्ट और गर्म धाराएं के कारण उत्तरी पश्चिमी यूरोप का तट जो है सर्दियों में जमने नहीं पाता है, जबकि कनाडा का जो क्वेक और जो लेब्राडोर ठंडी धरातल के कारण सर्दियों में जम जाती है। यद्यपि यह उत्तरी पश्चिमी यूरोप के तट की अपेक्षा निम्न अक्षांशों में स्थिर होती है। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण है महासागर धाराओं के लिए। अब इसी बात को अगर हम मैप में देखें तो ये बात काफ़ी क्लैरिटी आ जाएगी। इस मैप में आप देख सकते हो कि जहाँ पर गर्म और ठंडी महासागर धाराओं के प्रभाव को दर्शाया गया है। गर्म धाराएं जो है डार्क जो है लकीर से दर्शाया गया है, और ठंडी धाराएं जो है यहाँ पर डॉटेड लाइन के जो है तीर के निशान से दिखाया गया है। आप समझ सकते हो कि किस तरह जो है इसकी गर्म धाराएं किस तरफ जाती है और ठंडी धाराएं किस तरफ जो है आके मुड़ जाती है। तो उत्तरी अंटार्कटिका प्रभाव में जो है गर्म धाराएं जाती है, तो ठंडी धाराएं भी आके यहाँ पर मिलती है, जो कि काफ़ी महत्वपूर्णता को दर्शाती है। उसके पश्चात हमारा है समक्ष आया है पवने, यानी विंड्स, जो बहुत काफ़ी महत्वपूर्ण है। कहते हैं पवनों का भी बहुत काफ़ी असर देखने को मिलता है इसका फैक्टर के रूप में देखा जाए, क्योंकि हवाएं जो होती है ठंडी जलवायु लाने के लिए उत्तरदायी होती है, और पवनें एक स्थान दूसरे स्थान पर जो है उष्मा का स्थानांतरित करने के लिए बहुत काफ़ी महत्वपूर्ण योगदान देती है। और इसके बारे में आप जो है परिवहन की अंदर भी पढ़ चुके हैं, मैंने बताया भी था, जैसे मैंने कूलर का एग्जाम्पल दिया था, तो वही यहाँ पर पवन जो है काफ़ी महत्वपूर्ण योगदान यहाँ पर देता है, और ये संभावित बात भी है। उसके पश्चात है वनस्पति आवरण। देखिए, वनस्पति आवरण भी काफ़ी महत्वपूर्ण योगदान देता है किसी भी क्षेत्र में ऊष्मा कम या अधिक के लिए, क्योंकि वनस्पति रहता है तो काफ़ी प्रोटेक्शन के रूप में उसका कार्य देखने को मिलता है। कहते हैं वनस्पति आवरण सूर्य के जो प्राप्त ऊष्मा को सोख लेती है, क्योंकि वनस्पति आवरण जो होती है सूर्य से प्राप्त ऊष्मा को बखूबी सोख लेती है और जो है पार्थिव विकिरणों को रोकती है। इसके विपरीत वनस्पति विहीन जो है सूर्य से प्राप्त ऊष्मा को शीघ्र सोख लेती है। देखिए कितना इंपॉर्टेंट बात यहाँ पर आया है कि इसके विपरीत वनस्पति विहीन, यानी जहाँ पर वनस्पति नहीं है वहाँ की मिट्टी जो है सूर्य से प्राप्त ऊष्मा को जो है सीधे सोख लेती है, तभी वह बंजर बन जाती है और धीरे धीरे जो है शीघ्र ही विकसित कर लेती है। इसलिए घने वनों में तापमान में विभिन्नता मरुस्थलीय प्रदेशों की अपेक्षा कम पाई जाती है। उदाहरणतः विषमत प्रदेशों में जो है वार्षिक ताप परिसर लगभग 5 डिग्री से है, जबकि मरुस्थलीय प्रदेश में यह जो है 28 डिग्री तक बढ़ जाता है, जो कि काफ़ी महत्वपूर्णता को दर्शाता है। तो आप समझ सकते हो कि तापमान में जो है इतना उतार चढ़ाव जो होता है ये काफ़ी महत्वपूर्ण बात है, और इसके लिए वनस्पति जो आवरण है ये कहीं हद तक जो है उत्तरदायी है। तभी कहा जाता है ना कि वनस्पति को नष्ट ना कीजिए, क्योंकि आप वनस्पति को नष्ट कीजिएगा आने वाला समय में वनस्पति आपको नष्ट कर देगा। इसलिए जितना हो सके पेड़ पौधे लगाना हर एक जो लोगों का एक कर्तव्य समझा जा सकता है। यहाँ पर देखें तो मिट्टी की प्राकृतिक भी काफ़ी महत्व रखता है यहाँ पर किसी भी क्षेत्र के तापमान के रिगार्डिंग। कहते
मिट्टी का रंग, उसकी बनावट और संगठन किसी स्थान के तापमान को काफी प्रभावित करती है। बलुआई मिट्टी की अपेक्षा काली मिट्टी तथा चिकनी मिट्टी अधिक ऊष्मा अवशोषित करती है। साथ ही बलुआई जो है मृदा काली, पीली तथा चिकनी मृदा की अपेक्षा अधिक शीघ्रता से जो है ऊष्मा विकृत कर देती है। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण है कि मिट्टी भी जो है ऊष्मा के लिए जो है काफ़ी उत्तरदायी होती है। यही कारण है काली मिट्टी के क्षेत्र में तापमान की विभिन्नता कम मिलती है, जबकि बलुआई मिट्टी के क्षेत्र में जो है तापमान में बहुत अधिक विभिन्नता मिलती है। समतल और चमकदार धरातल कम ऊष्मा ग्रहण करती है और शीघ्र ही विकृत कर देती है, जबकि ऊबड़ खाबड़ धरातल अधिक ऊष्मा सोख लेती है और उसका विवरण जो है विकिरण धीरे धीरे करता है। तो काफ़ी महत्वपूर्ण बात है कि मिट्टी का भी जो है पर्यावरण में बहुत काफ़ी महत्वपूर्ण स्थान है। उसके पश्चात हमारे समक्ष है भूमि का ढाल एवं अभिमुखता, यानी मिट्टी के ढाल की दिशा और उसकी कोण सूर्य ताप की प्राप्ति के नियंत्रण करते हैं। सूर्य की ओर जो है प्रमुख के ढलान अधिक जो है सूर्य ताप प्राप्त करते हैं, जबकि सूर्य से विमुख ढाल कम ऊष्मा प्राप्त करते हैं। ये बहुत काफ़ी महत्वपूर्ण बात है कि सूर्य के जो है अभिमुख ढलान अधिक जो है सूर्य ताप प्राप्त करते हैं, जबकि सूर्य से विमुख यानी विपरीत ढाल कम ऊष्मा प्राप्त करते, जनरल सी बात है। हिमालय के दक्षिण ढाल उत्तरी ढलानों की अपेक्षा अधिक गर्म है। यही कारण है कि अधिकांश बस्तियां और कृषि कार्य हिमालय के दक्षिण ढलानों पर पाए जाते हैं, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण बात आती है यहाँ पर। यदि यहाँ पर बात करें हम 2 पॉइंट की, तो काफ़ी महत्वपूर्ण है कि समुद्र तल पर उतारे गए सामान्य तापमान वाले स्थानों की मिलने वाली मानचित्र पर सीधे गई रेखाओं को समताप रेखा कहते हैं। अक्षांश तल और जल की विषमता, उच्च ऊंचाई, महासागर, धाराएं, पवने, वनस्पति आवरण, मिट्टी की प्रकृति एवं भूमि के ढाल तथा जो है अभिमुखता धरातल पर तापमान के विवरण को काफी प्रभावित करने वाले प्रमुख कारक माने जाते हैं। कहते संसार में तापमान को क्षैतिज वितरण को जनवरी और जुलाई महीने के समताप रेखाओं के मानचित्र द्वारा अध्ययन किया जा सकता है, और इन 2 महीनों में अधिकतम और न्यूनतम तापमानों की जो है ऋतुओं के अनुसार विभिन्नता उत्तरी और दक्षिण गोलार्ध में अधिक स्पष्ट होती है। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण बात है कि हम जनवरी और जुलाई के महीनों से जो है इसका जो है आकलन कर सकते हैं। पहला पॉइंट जो हमारे समक्ष आता है, जनवरी में तापमान का क्षैतिज वितरण किस प्रकार होती है। तो काफ़ी महत्वपूर्ण बात यहाँ रखता है कि जनवरी में तापमान का क्षैतिज वितरण किस प्रकार होता है। जनवरी में सूर्य किरणें जो है मकर वृत्त के निकट लंबवत पड़ती है, यानी लंबवत पड़ती है। अंततः दक्षिण गोलार्ध में उस समय जो है ग्रीष्म ऋतु होती है और उत्तरी गोलार्ध में शीत ऋतु होती है। और इस समय दक्षिण गोलार्ध में महाद्वीपों के 3 क्षेत्रों में उच्च तापमान पाए जाते हैं। ये क्षेत्र हैं उत्तरी पश्चिमी अर्जेंटीना, पूर्वी मध्य जो है अफ्रीका, मध्यवर्ती ऑस्ट्रेलिया, और इन क्षेत्रों को जो है 30 डिग्री से समताप रेखा घेरती है। उत्तरी गोलार्ध में इस समय महासागरों की अपेक्षा जो है महाद्वीप अधिक ठंडे होते हैं, और इस ऋतु में उत्तरी पूर्वी जो है एशियाओं में सबसे कम तापमान पाए जाते हैं, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण बात आती है यहाँ पर। उत्तरी गोलार्ध में महाद्वीपों की अपेक्षा महासागरों के ऊपर की वायु गर्म होती है, और इसलिए यहाँ तापमान रेखाएं जो है महाद्वीपों के पार करते समय विषुववृत्त वृत्त की ओर, एक महासागरों को पार करते हुए जो है समय ध्रुव की ओर मुड़ जाती है। दक्षिण गोलार्ध में जो है समताप रेखाओं की स्थिति उत्तर गोलार्ध में समताप रेखाओं की स्थिति के ठीक विपरीत होती है, और ये महाद्वीपों को पार करते समय ध्रुव की ओर मुड़ जाती है, और महासागरों को पार करते समय विषुववर्ती रेखाओं की ओर मुड़ना स्वाभाविक बात बनती है। दक्षिण गोलार्ध में महाद्वीपों की अपेक्षा महासागरों का विस्तार अधिक है, इसलिए यहाँ समताप रेखाएं नियमित तथा दूर दूर है। इसके विपरीत उत्तरी गोलार्ध में समताप रेखाएं महाद्वीपों का अधिक विस्तार होने के कारण अनियमित तथा आसपास है। इन्हीं कारणों से दक्षिण गोलार्धों के मध्य और उच्च अक्षांशों में भूमि और जल के बीच तापमान में अधिक विषमता नहीं मिलती है, जैसे कि विषमता उत्तरी गोलार्ध में हमें देखने को मिलती है। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण बात आती है यहाँ पर आप देख सकते हो कि जनवरी के माह में जो है तापमान का क्षैतिज वितरण किस प्रकार दर्शाया गया है। मैप जो है मैप काफ़ी कुछ समझाने के लिए प्राप्त है। अगर हम इसको जुलाई के साथ कंपेयर करेंगे तो हमें बहुत कुछ जो है समझ में आएगा। तो ये काफ़ी महत्वपूर्णता को यहाँ दर्शा रहा है। चलिए देखते हैं आगे हमारा क्या है। जुलाई में तापमान के क्षैतिज वितरण भी देखने को हमें मिल रहा है कि जुलाई में सूर्य की लंबवत किरणें कर्क वृत्त के निकट पड़ती है, और इस कारण संपूर्ण उत्तरी गोलार्ध में उच्च तापमान पाए जाते हैं, और 30 डिग्री से अधिक समतल रेखाएं जो है 10 डिग्री और 40 डिग्री उत्तरी अक्षांशों के बीच गुजरती है। ऐसे उच्च तापमान के प्रमुख क्षेत्र हैं जैसे दक्षिण पश्चिमी संयुक्त राज्य अमेरिका, सहारा, अरब, इराक, ईरान और अफगानिस्तान
भारत का अमृतस्थल और चीन भी इसमें सम्मिलित है। लेकिन ग्रीष्म ऋतु में उत्तरी गोलार्ध में जो है मध्यवर्ती ग्रीनलैंड जो है 0 सेल्सियस से भी न्यूनतम तापमान पाए जाते हैं। तो ये जुलाई महीने में तापमान का क्षैतिज वितरण जो है काफ़ी दिलचस्प है। कहीं 30 डिग्री सेल्सियस है तो कहीं जो है माइनस में है 0 सेल्सियस टेम्परेचर, तो काफ़ी महत्वता को यहाँ दर्शा रहा है। और इसी बात को अगर मैप में हम देखें तो यहाँ पर जुलाई के जो है तापमान के क्षैतिज वितरण को दर्शाया गया है, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण है। आप देख सकते हो कैसे उतार चढ़ाव यहाँ पर देखने को मिल रहा है, जिसको जो है यहाँ पर लाइन दर्शाई गई है। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। जुलाई के समय जो है तापमान में काफ़ी जो है उच्च वृद्धि देखने को मिलता है, तो किसी क्षेत्र में जो है काफ़ी निम्न होती है। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण यहाँ पर शो हो रहा है डायग्राम में। और आप देख सकते हो कि इंडिया के क्षेत्र में जो रेखाएँ दिखाई गई है वो काफ़ी ऊपरी क्षेत्र में ये दिखाया काफ़ी गर्म तापमान होती है। तो ये काफी इंपॉर्टेंट बात रखता है यहाँ पर। उत्तरी गोलार्ध में शीत ऋतु कहते हैं ग्रीष्म ऋतु की अवधि में समताप रेखाएं महासागरों को पार करते समय विषुववर्ती वृत्त की ओर मुड़ जाती है और महाद्वीपों को पार करते समय वे ध्रुवों की ओर जो है मुड़ती है। दक्षिण गोलार्ध में जो है समताप रेखाओं की स्थिति उत्तरी गोलार्ध की स्थिति से बिल्कुल विपरीत होती है। महासागरों पर जो है समताप रेखाएं दूर दूर और महाद्वीपों पर वो आसपास होती है। तो काफी महत्वपूर्ण बात आता है। अगर जनवरी और जुलाई के समताप रेखाओं के मानचित्र का तुलनात्मक अध्ययन करने पर हमें कुछ बातों का पता लगता है। तो ये काफी महत्वपूर्ण है कि जनवरी और जुलाई के समताप रेखाओं के मानचित्र तुलना करना हमारे लिए बहुत दिलचस्प रहेगा और जानेंगे कि दोनों में क्या डिफरेंसता को दर्शाता है और मुख्य बातें क्या आती है। तो यहाँ पर जो है मुख्य बातें आती है। पहला तो यही आता है कि सूर्य की लंबवत किरणें के क्षेत्र में परिवर्तन होने के कारण उच्चतम तापमान के क्षेत्र में क्षैतिज परिवर्तन देखने को हमें मिलता है। विषुववर्ती जो है वृत्त से ध्रुव की ओर जो है सूर्य ताप की मात्रा घटने के कारण उच्चतम तापमान निम्न अक्षांशों पर और न्यूनतम तापमान उच्च अक्षांशों पे पाया जाता है। तो दोनों में काफी महत्वपूर्ण बातें आती है। उत्तरी गोलार्ध में समताप रेखाएं स्थल भाग छोड़ते ही जो है शीत ऋतु में तेजी से ध्रुव की ओर मुड़ जाती है और जो है ग्रीष्म ऋतु में विषुववर्ती वृत्त की ओर। तो समताप रेखाओं के इस प्रकार मुड़ने का मुख्य कारण स्थल और जल के गर्म या ठंडा होने के अंतर को दर्शाता है। महाद्वीपीय महासागरों की अपेक्षा जो है ग्रीष्म ऋतु में अधिक गर्म और शीत ऋतु में अधिक ठंडे होते हैं, जो कि काफी महत्वपूर्ण बात आती है यहाँ पर। कहते हैं सबसे गर्म महीने और सबसे ठंडे महीने के औसत तापमानों का अंतर वार्षिक तापमान परिसर कहलाता है। तो ये आपको जो है वार्षिक ताप परिसर पता लग गया होगा कि सबसे गर्म महीने सबसे ठंडे महीने के औसत तापमान के अंतर को हम जो है वार्षिक ताप परिसर कहते हैं। उत्तरी गोलार्ध के मध्य और उच्च अक्षांशों पर महाद्वीपों के आंतरिक भागों में वार्षिक ताप परिसर बहुत अधिक होती है। उदाहरण के लिए साइबेरिया के जो वैश्विक स्थान पर जो है वार्षिक तापमान परिसर 68 डिग्री होता है। समझ सकते हो 68 डिग्री काफी अधिक होता है, जीवन के लिए संभव नहीं रहता है, जो संसार में सर्वाधिक है। और शीत ऋतु में इस स्थान पर न्यूनतम तापमान पाया जाता है यानी -50 डिग्री सेल्सियस। यानी जहां अधिक तापमान है वहां पर जो है बहुत ही कम तापमान मिलना एक बहुत ही दिलचस्प बात है। इसलिए इसे पृथ्वी का शीत ध्रुव भी कहते हैं। यानी यहाँ पर 68 डिग्री तापमान जहाँ पर जो जनजीवन के लिए बहुत ही नुकसानदायक है, वहीं जो है -50 सेल्सियस टेम्परेचर होना बहुत ही जो है विभिन्नताओं को दर्शाता है। कहते हैं वर्ष के सबसे गर्म और सबसे ठंडे महीने के औसत तापमान के अंतर को हम वार्षिक ताप परिसर कहते हैं, जो कि बहुत काफी महत्वपूर्ण है एग्जाम व्यू से। यदि अगले पॉइंट पे हम देखें ध्यान दें तो कहते हैं ताप का ऊर्ध्वाधर वितरण किस प्रकार होगा। ऊर्ध्वाधर वितरण किससे होता है? देखिए ऊंचाई के आधार पर तापमान के वितरण के जो है तापमान का जो है ऊर्ध्वाधर वितरण कहते हैं। यानी ऊंचाई के आधार पर तापमान का वितरण यानी उसको जो है विभिन्न क्षेत्रों में देखना ऊर्ध्वाधर वितरण कहलाता है। इसका सबसे महत्वपूर्ण लक्ष्य यह है कि ऊंचाई बढ़ने के साथ साथ तापमान घटता जाता है। आप जानते हैं कि वायुमंडल मुख्यतः पार्थिव विकिरणों से गर्म होती है। यानी वायुमंडल जो है पार्थिव जो है विकिरणों से गर्म होती है और वायुमंडल की परतें जो धरातल के निकट होती है पृथ्वी के सर्वाधिक जो है उष्मा प्राप्त करती है। धरातल जो पृथ्वी के काफी सर्वाधिक निकट है तो जरूरी जनरल सी बात है कि इसमें अधिक उष्मा प्राप्त करेगी, इसलिए वह सबसे ज्यादा गर्म होती है। लेकिन जब हम ऊपर जाते हैं तो तापमान धीरे धीरे कम हो जाता है क्योंककि ऊपर की परतें पृथ्वी के विकिरण द्वारा कम ऊर्जा जो है प्राप्त करती है। ऊंचाई बढ़ने के साथ साथ तापमान गिरने की दर 1 डिग्री से प्रति 165 मीटर होता है। इसलिए तापमान के सामान्य हर्ष दर भी कहते हैं। जितना ऊंचाई पे आप जाओगे उतना टेम्परेचर जो है कम होता जाएगा, ये स्वाभाविक बात है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट भी बात रखता है। अगर आप कोई किसी तीर्थ यात्रा जाते हो अगर ऊंचाई क्षेत्र में जाते हो तो देखोगे कि वहाँ का तापमान जो है आपके जनरल क्षेत्र से वहाँ पर कुछ कम जरूर आपको जो है नजर आएगी।
उसके पश्चात हमारे समक्ष है ताप विलोमता। देखिए ताप विलोमता क्या होती है। कहते हैं शीतकालीन लंबी रात, साफ आकाश और शुष्क वायु और पवनों की अनुपस्थिति के कारण धरातल तथा वायुमंडल की निचली परतों से जो है ऊष्मा का विकिरण बड़ी तीव्रता से होती है। परिणाम स्वरूप धरातल के निकट की वायु ठंडी हो जाती है और ऊपर की परतें जिनमें ऊष्मा इतनी शीघ्रता से विकिरित नहीं हो पाती है, अपेक्षाकृत गर्म रहती है और अंततः तापमान की सामान्य दशा जिसमें ऊंचाई के साथ तापमान कम होती है उलट जाती है। दूसरे शब्दों में ऊंचाई बढ़ने के साथ तापमान भी बढ़ता है। इसी स्थिति को ताप की विलोमता या तापमान विकृतम कहते हैं। कभी कभी ठंडी और भारी वायु धरातल के निकट कई दिनों तक टिकी रहती है। अंततः ताप की विलोमता की दशा कई दिनों तक चलती ही रहती है। ताप की विलोमता की स्थिति विषमता अंतर पर्वतीय घाटियों में पाई जाती है और शीत ऋतु में पर्वतीय ढलान जो है शीघ्र विकिरणों के कारण बहुत जल्दी ठंडे हो जाते हैं और इन ढलानों के निकट की वायु भी ठंडी हो जाती है और उसका घनत्व भी काफ़ी बढ़ जाता है। अंततः यह वायु के नीचे की ओर खिसक सकती है और नीचे घाटी तल पर जो है टिक जाती है। यह ठंडी और भारी वायु घाटी की अपेक्षित गर्म वायु के ऊपर की ओर धकेल देती है और इस प्रकार ताप की विलोमता की स्थिति पैदा हो जाती है और कभी कभी घाटी में वायु का तापमान हिमांक बिंदु से भी नीचे गिर जाता है। जबकि कभी कभी देखा जाए तो घाटी में वायु का तापमान हिमांक बिंदु से भी नीचे गिर जाता है, जबकि पर्वतीय ढलानों पर तापमान अपेक्षाकृत ऊंचा होता है। ये जनरल सी बात है। अगर पर्वतीय ढलानों पर आप जाते हो तो वहाँ पर ऊंचा जो तापमान ऊंचा होता है और यही कारण है कि जापान के सूबा वेल्सिन में शहतूत के वृक्ष और जो कहते हैं हिमाचल प्रदेश में सेब के बगान पर्वतों के निचले ढलानों पर इसलिए नहीं उगाए जाते हैं कि उनकी शीत ऋतु में पाले से बचाया जा सके। यदि आप कभी पर्वतीय नगर ये गए हो तो आपने अवश्य देखा होगा कि लोग यात्री निवास और धनी लोगों के मकान पर्वतों के ऊपरी ढलानों पर बने होते हैं, जो काफ़ी महत्वपूर्णता को दर्शाता है।